पूर्वाई पत्रिका की उपसंपादक नीलिमा शर्मा का नाम आधुनिक साहित्यकारों में प्रमुखता से लिया जाता है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अंतरयात्रा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेदांता हॉस्पिटल की आईसीयू लॉबी में सब नाते रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी। दौड़ते भागते फुसफुसाते चेहरों में एक भी अपना सा चेहरा नहीं लग रहा था। एक कुर्सी पर कोने में खामोशी से बैठा मैं कोई एक कंधा खोज रहा था जिस पर सिर रखकर आंसू बहा सकूं। मैं एक सुच्चे मोती को अपनी मुट्ठी में फिसल कर समंदर में विलीन होते खामोशी से देख रहा था। मेरे हाथ सिर्फ सीप थी जो प्रस्तर खंडों की तरह फिसलते हुए रेत में घुल जाना चाहती थी। कितना मुश्किल समय है आज ये मेरे लिए। 60 बरस का हमारा साथ रहा और आज वो अकेले उस मंजिल की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं जहाँ से लौट आने का कोई रास्ता नहीं होता। अरे कोई तो शिकवा शिकायत आज भी करती और मैं भी तो अड़ जाता कि नहीं जाने दूंगा। लेकिन सूरज की रोशनी आखिर कब तक रहती। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा होना तय था ना। उसके साथ बिताए हुए पल छिन याद आ रहे हैं मुझे। पाकिस्तान में बचपन वाली उम्र में ही हमारी सगाई हो गई थी। दूर के रिश्ते की मौसी की बेटी थी। वो ज़माना ही ऐसा था कि रिश्ते नातों में ही लड़की ढूंढ ली जाती थी। माँ बिरादरी में होने वाली शादी ब्याह में कोई लड़की देखती थी और अपने बेटे के लिए पक्की कराती थी। बेटे को भी कई सालों बाद पता चलता था कि फलाने रिश्तेदार की बेटी उसके नाम के साथ पक्की हो चुकी है। अम्मा और बाबा जी ने मेरा 15 बरस की उम्र में रिश्ता पक्का कर दिया था और मुझे ये सब मालूम हुआ 17 बरस की उम्र में। बशीरे को जब मैंने कुएं के पास बैठकर ये सब बताया तो उसने कहा कि उसकी खाला भी उसी गांव में रहती हैं। खाला को मिलने के बहाने से हम घर में बिना बताए गांव पहुंच गए थे। डर के मारे ना तो किसी से कुछ पूछ सके ना खोज सके और सिर्फ गांव की खुशबू से ही सराबोर और सुवासित होकर घर लौट आए। मन का कोई कोना जैसे उस अनदेखी लड़की के लिए प्रतीक्षारत रहने लगा था। आसपास की सब भाभियों को अब ध्यान से देखने सुनने लगा था। देश का बंटवारा हो गया था। दोनों के परिवार हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर आकर डेरा जमाए थे। जल्द ही उनको मकान भी अलॉट हो गए थे। जिंदगी अब रोटी मकान की फिक्र में व्यस्त हो गई थी। 2-2.5 बरस फिर बीत गए। फिर अम्मा को अपने बेटों के ब्याह की फिक्र हुई और बारी से मेरा नंबर भी आ गया। ऐसे ही बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को शारदा मेरी ज़िंदगी में एक सुंदर सा एहसास बन उतर आई थी। मेरी चाल और व्यवहार में एक दृढ़ता आ गई थी उसके आ जाने से। शादी के शुरुआती दिन कितने प्यारे सुहाने होते हैं ये मालूम ही नहीं था और अब तो याद भी नहीं कैसे कैसे मीठे दिन रहे होंगे वे। माँ के 7 बेटों में से मैं चौथे नंबर का बेटा था। सरकारी नौकरी लग चुकी थी लेकिन माँ ने कभी उसको साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। सच तो ये कभी माँ से उसको साथ ले जाने की इजाज़त मांगने की हिम्मत भी ना हुई और दिन बीतते गए। संयुक्त परिवार के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए ज़िंदगी बसर होने लगी। माँ छोटे बेटे की शादी करते ही बड़े बेटे को अलग घर परिवार करने को कह देती और हम इसी तरह अपनी गृहस्थी लेकर एक कमरे के खाली प्लॉट पर आ गए जिसे कभी मैंने पैसे बचा बचा कर खरीदा था। हर 2-3 साल बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई संतान जुड़ती और साथ ही एक नया कमरा भी। छोटी सी नौकरी और भाई बहन और माँ बाबा का पालन पोषण और अपने 5 बच्चों के साथ सारा पैसा कब ख़त्म हो जाता मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था। सबकी ज़रूरतें कब कैसे पूरी होती मुझे मालूम नहीं होता। मुझे हमेशा हंसता खिलता चेहरा और शांत बच्चे मिलते। माँ का दखल हमेशा से घर और मुझ पर रहा। उनकी ज़रूरतें और इच्छाएं मेरे लिए परिवार से भी ज़्यादा महत्व रखती थीं। पापा मम्मी को रोक लो ना, मत जाने दो ना। बड़ी बेटी पीछे से गले लगकर रो पड़ी तो तंद्रा भंग हुई। बेटा मैं भी कहाँ जाने देना चाहता हूँ उसको, लेकिन भीतर कहीं मुझे लग रहा है जैसे उसको इस कगार तक पहुँचाने वाला ही मैं हूँ। वो आज ना मर पा रही है ना जी पा रही है। मन ही मन दिल में टीस उठी। बिटिया के सर पर हाथ फेरते हुए याद आया पहली बार मैंने शारदा पर तब हाथ उठाया था जब उसको मेरे दफ्तर से आने का पता नहीं चल पाया था। वो घर की दीवार के साथ खड़ी पड़ोसन श्यामे की माँ से गप्पे लड़ा रही थी और किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसकी चुन्नी भी सर से उतर गई थी
और उसके गीले घने काले बाल खुले हुए उसके चेहरे पीठ पर फैले थे। उसको उसने कभी ऐसे खिलखिलाते हुए पहले कभी ना देखा था। उसने श्यामे के पिता का नाम लेकर उसकी पिटाई की थी। उसने लाख कस्में खाई थीं। मैं भी जानता था उस वक्त पड़ोसी घर पर नहीं था, 2 दिन को बाहर गया हुआ था। लेकिन बीवी को पाँव की जुत्ती बनाकर रखना चाहिए वाली माँ की सीख याद हो आई थी। उसकी पीठ पर उस दिन की मार के निशान आज भी मौजूद थे। एक बार यह हाथ उठाने का सिलसिला चल निकला तो अनवरत जारी रहा। आज सोचता हूँ हाथ उठाया ही क्यों था? सिर्फ उसके हंसने के कारण? उसका सहज होना या उसका आत्मविश्वास से सब संभालना या मेरी अहम भावना के उग्र होने के कारण? ऐसा क्या विचित्र हो गया था जो मेरे भीतर का जानवर जाग उठा था? उसके बाद जब भी कुछ होता तो मेरे मुंह से गालियां झड़ने लगती और उस पर हाथ चल जाता था। प्रेम के क्षणों में भी उसका खामोश रहना मुझे अखरता नहीं था, अपितु अपना विजयी होना लगने लगता था। अचानक आईसीयू में शोर सा उठा। बेटे और दामाद उठकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि वेंटिलेटर से भी दिक्कत हो रही है, बीपी लो होता जा रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है। अब उसकी गर्दन के पास छेद कर वहाँ से ऑक्सीजन पाइप अंदर ले जाना होगा। सहसा मेरे अंदर न जाने कौन से भाव जागृत हुए और मेरी आंखें बरस उठीं और मैं हाथ जोड़ डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। आज की रात और इंतज़ार कर लो, क्या मालूम ठीक हो जाए। नहीं तो जाने दो उसको अब डॉक्टर साहब, शांति से जाने दो। उसको आखिर कितनी सुइयां झेलेगी? आत्मा तो लहूलुहान है ही उसकी, शरीर भी खत्म है उसका। उसको मुक्त होने दो। आवाज़ भरभरा उठी। आंसू पलकों के कोरों तक अटके थे। पोते के कंधे का सहारा लेकर मैं वहीं कुर्सी पर निढाल हो गया। आज 80 बरस की उम्र में कैसे उसके लिए पहली बार खड़ा हो गया। जिंदगी भर उसने यही तो चाहा कि कहीं तो मेरे लिए भी खड़े हो जाओ, एक बार ही सही, कहीं तो कह दो मैं हूं ना इनके साथ। लेकिन मैं कभी उसके साथ ना खड़ा हुआ, चाहे मायका रहा या ससुराल। मेरी माँ बहन और भाई भाभियाँ जब चाहे उसे कुछ भी कह देते। मैं उसको यही कहता, गलती होगी कोई तुम्हारी, तभी कहा गया ना। एक पुरुष कैसे एक स्त्री का पल्लू थाम उसके पीछे खड़ा हो जाए? मेरे अंदर के पुरुष को ये कभी स्वीकार ही नहीं हुआ था। बच्चे क्या पढ़ेंगे, कौन रिश्तेदार बना रहेगा, किसके साथ रिश्ता तोड़ देना है, सब मैं ही तो निश्चित करता रहा। उसने भी चुप्पी साध ली और विद्रोह स्वरूप मुझे सब बताना ही बंद कर दिया। बच्चे जब भी कुछ गलत करते तो भरसक उन बातों को छिपाने की कोशिश करती। बहुत कुछ याद आ रहा है आज। जब मैंने पहली बार अपने भाई की शादी पर शराब पीकर बारात में हंगामा किया था तो उसने भी सब शर्म छोड़कर वहीं सबके सामने मुझसे झगड़ा किया था। क्लेश इतना बढ़ा था कि घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला था। बच्चे पड़ोस में खाना खाकर माँ बाप को लड़ते देख संध्या होते सो जाते थे। जब मैंने बेटे के सर की कसम खाकर वादा किया कि अब से शराब हराम होगी, तब उसे यकीन हुआ और चूल्हा जलाया। अब याद आ रहा है उस रात कैसी चमकती आंखों से उसने मेरा हाथ थामा था। शुरू के दिनों के बाद शायद उस रात मैं उससे हार गया था, लेकिन कहीं जीत भी महसूस की थी। आंसू आंखों के कोरों पर अटके हुए थे। एक पुरुष कभी नहीं रोता है। उम्र भर शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैं, और कभी हिरनी की तरह दुबकती हुई तो कभी वापस लाल आंखों से दहाड़ती हुई शारदा। हम पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा रहा जिन पर कभी कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। प्रेम था या नहीं था, दोनों नहीं जानते। हाँ, फिक्र ज़रूर थी। मुझे फिक्र रहती उसकी हर बात की, लेकिन जाहिर यही किया कि मुझे परवाह नहीं उसकी। उसका मायके जाना मुझे कभी नहीं पसंद आता था। वो जब भी जाती तो मैं जल्द से जल्द कोई बहाना बनाकर या झगड़ा कर वापस बुला लेता था। वो मेरा हर कहा नहीं मानती थी, टाल देती थी हर बात को। लेकिन उसने जाहिर यही किया जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है। मेरा कहा शब्द आखिरी होता घर में। बच्चे हों या रिश्ते नातेदार, सबके बीच वो उनकी हम उम्र बनकर बातें करती। मेरे सामने आते उसका चेहरा सपाट सा हो जाता। यंत्रवत काम में लगी हुई एक माँ, पत्नी, बहू के अलावा कुछ भी नज़र ना आई मुझे। जब भी उसको अपनी सी की नज़र से देखना चाहता था तो वो अजनबी सी बन सब रिश्तों की भीड़ में खो जाती, जैसे उसे मेरे साथ रहने की कोई लालसा भी नहीं है। आज शारदा का चेहरा कितना मासूम लग रहा है। आंखें आज भी मोटी सी, पतले होठ, सुतवा नाक,
बाल अभी भी पूरी तरह सफ़ेद न हुए थे। कांच के पार से उसे देखते हुए बस देखते ही रहने को जी चाह रहा था। पापा आओ बैठ जाओ, आप थक जाओगे, कहकर बेटी ने बाँह थाम ली। सबके फ़ोन घनघना रहे थे, बार बार वाइब्रेशन पर था मेरा फ़ोन भी, लेकिन दिल में मेरे लगातार घर्षण हो रहा था। मैंने कभी किसी रिश्तेदार का घर आना जाना पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी सबके घर से दुख सुख पर बुलावा आ जाता था। शारदा की निपुणता के किस्से हवा में सुनाई दे जाते थे। आज सब उसका हाल जानने को उत्सुक थे, लेकिन मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल नहीं आया। मैं सख्त था तो वो भी स्वाभिमानी थी। मुझे उसका स्वाभिमान घमंड लगता और उसे नीचा दिखाने के लिए उस पर हावी हो जाता, कभी शब्दों से तो कभी शरीर से। वो भी निभा रही थी। पता नहीं मेरे लिए इज्जत थी उसके मन में या कहीं और आसरा नहीं था, इसलिए मुझे सहती थी। लेकिन प्यार तो ख़त्म हो गया था उसी दिन जिस दिन मैंने उस पर हाथ उठाया था। उसने मेरे बच्चे भी जने थे। मैं व्यंग से पूछ बैठा था एक दिन, खुश रहने का दिखावा करती है, हर फर्ज पूरे करती है, प्यार और इज्जत में क्या फ़र्क हुआ फिर जब रहना मेरे साथ है? हाँ, रहना तो आप ही के साथ है और एक दिन जाना भी आपके कंधों पर ही है। खुश हूँ तो दिखती भी हूँ, दिखावा नहीं कर रही। खुशी आपने ना दी हो, पर मेरे मायके वाले भी हैं, उनका कोई कसूर नहीं कि उनको रोती बिसूरती दिखूं। इज्जत इसलिए करती हूँ कि आप मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं और इस दुनिया में आपके बिन मैं कुछ नहीं हूँ, और ये सत्य भी है। लेकिन प्रेम एक रूहानी वस्तु है जो दिल को छूती है। आपने मेरे शरीर को छुआ है, लेकिन आत्मा लहूलुहान ही की है। एक पत्नी की आत्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। एक औरत जो सिर्फ एक पुरुष के लिए अपने मायके के जीवन को छोड़कर नया जीवन अपनाती है तो सिर्फ प्रेम के लिए, ना कि गहने कपड़ों या ऐशो आराम के लिए। शारदा की आवाज़ में कितनी दृढ़ता थी, मैं चुप रह गया था तब। और आज मैं अपनी आत्मा लहूलुहान लिए खड़ा हूँ। भावनाओं का ज्वार भाटा अंदर उमड़ रहा था। कहना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, और तभी से हुआ जब से तुमने मुझसे मार खाना शुरू किया था। मुझे भीतर से छोटापन लगा था, लेकिन दम्भ था जो हावी हो रहा था। ऐसा क्या डर था जो तुम सिर झुकाती गई और मैं सर चढ़ता गया? उसकी माँ के मरने के बाद उसकी मायके की आस भी मैंने तोड़ दी थी, जब नानके छक में मन माफिक सामान नहीं मिला था, जबकि मैं जानता था उसने जेब से सब पैसा खर्च करके नानके छक को भरसक मेरे मुताबिक करने की कोशिश की थी। मैंने खूब सुनाकर घर से निकाल दिया था, वो भी प्रतिरोध में खूब चिल्लाई थी, लेकिन आखिरकार चुप हो गई थी। बरसों तक उसने मायके वालों की आर्थिक सहायता की थी। मैंने कभी घर खर्च के पैसों का हिसाब ना मांगा था। बेबात बातें बनाए जाने से अब उसका भी मोह भंग हो गया था। फिर कई वर्षों तक उसने मायके की तरफ रुख ना किया। कोई विवाह उत्सव हुआ, वो कभी ना गई। मैं जब भी जाने को कहता तो आप चलोगे साथ, तभी जाऊंगी, वरना अब वो मेरे कौन, कहकर गहरी नज़रों से जब मुझे देखती थी तब कई बार उसको गले लगाने को दिल हो उठता था। किसी विवाह में जब महिलाएं ढोलक की थाप पर गीत गाती और स्वांग रचकर नृत्य करती तो मैं ओट से देखने की कोशिश करता कि मेरी पत्नी क्या करेगी, किसका स्वांग रचेगी। भीतर का चोर मानता आज ये जरूर मुझे ही उल्हाने देता, कोई तीखा सा गीत गाएगी। लेकिन मुझे सुनाई देता मासूम इंतज़ार का गीत। चन्न कित्था गुजारी हुई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। और जब अंतरा गाती तो सब मुग्ध हो उसकी आवाज़ में खो जाते। असा बनाइयाँ मेदिया वे माही, किसी बहाने देख भला। तो मन करता था जाकर उसका दुपट्टा उतार कर बालों में गूंथी अनेकों चोटियों को देखूं तो कैसी दिखती वो। कभी कभी वो बहुत अपनी सी लगती थी, लेकिन जब उसकी किसी बात पर उसे दो हाथ जमा देता था तो एक खूंखार शेरनी की तरह मुझे घूरती हुई दो तीखी बातें बोल आगे बढ़ जाती थी। बुरा लगता था मुझे उसका प्रतिरोध में बोलना, और अब उसे चुप रहना नहीं सुहाता था। शायद अपने बड़े होते बच्चों का संबल उसे मेरे सामने खड़े हो जाने की हिम्मत देता था। बच्चों को सब सुख सुविधाएं देता हुआ मैं बच्चों को दुश्मन क्यों दिखने लग जाता था? मन आज भी उसे झंझोड़ कर उठाने को हो रहा है। उठो, मेरे कपड़े कौन निकाल कर देगा तुम्हारे जाने के बाद? मुझे तो कभी अपने जुराब भी नहीं मिले जब तक तुम आकर हाथ से नहीं पकड़ाती थी। अचानक शारदा के हाथ के मसाले वाले बैंगन और बेसन की सूखी सब्जी याद आ गई। मेरे मन में किसी चीज़ की खाने की इच्छा आई और अगले दिन बिना बोले वो सब्जी मेरी थाली में होती थी।
मैं हैरान होता था कि उसने कैसे जाना, लेकिन वो मुस्कुराकर बच्चों को आवाज़ देने लगती थी। बेटियों की सुबकियाँ मेरी तंद्रा भंग किए जा रही थी और मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ, आशा निराशा के झूले पर झूलता। कितनी काली रात है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रात ना बीते, क्योंकि मैंने ही कहा है कि आज की रात और देख लो, नहीं तो कल इसे वेंटिलेटर से मुक्त कर देना। क्या मालूम आज उसका मन जीने का फैसला कर ले और मेरे मन में चलते पछतावे को उसका मन पढ़ ले। कल की सुबह क्या होगा ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। पापा जी आओ, थोड़ा बाहर चलकर बैठते हैं। ये छोटी उसकी लाडली बेटी थी। बेटी हाथ पकड़कर बाहर ले आई। बाहर थोड़ा माहौल और मौसम ठीक तो था, पर मन जेठ की तपती दोपहरी हुआ जा रहा था। सीने में जलन हो रही थी। हे भगवान, सुबह होने से पहले तू मुझे ही उठा ले। सोचते हुए आसमान को ताका तो चांद था सामने। ओह चांद, ये करवा चौथ का चांद ही था जो उसकी पूजा की वजह से मेरी उम्र बढ़ा रहा था और शारदा की सुहागन बनने की इच्छा को पूरी कर रहा था। छन्नी से चांद और मुझे निहारते हुए शारदा की आंखों में मैंने कभी नहीं पाया कि मुझे उससे प्रेम नहीं है। कभी क्रोध में होता तो मैं चिल्ला पड़ता था कि तुम फिर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों करती हो। वो बोलती कि तुम पत्थर दिल इंसान औरत को क्या समझोगे। रात तो ढलती जा रही थी। मेरी हालत तो फांसी की सज़ा पाने वाले कैदी जैसी थी कि जैसे आज आखिरी रात है, सुबह का आलम पता नहीं क्या होगा। मैं शारदा के बिना कैसे रहूँगा। मैं तो जैसे बिन माँ का बच्चा हो जाऊँगा। घबराहट सी होने लगी थी। पुरुष को हर पल स्त्री का साथ चाहिए होता है। वो बिना स्त्री के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। पुरुष को हर रिश्ते में स्वतंत्रता चाहिए होती है, लेकिन स्त्री को हर रिश्ते से मोह होता है। शारदा तो माँ की तरह ख्याल रखने लगी। मेरे क्रोध पर मुझे डपटने भी लगी थी। हालांकि सब बच्चों की शादियां हो गई थीं। बहुएं हैरान होती थीं कि मम्मी पापा कैसे झगड़ा करते हैं और अगले ही पल एक साथ बैठकर चुपचाप टीवी देखते हुए चाय पीते हैं। इस उम्र में हम दोनों ने जैसे कसम ही खाई थी कि मैं ऊंचा बोलना नहीं छोड़ूंगा और वो पलट कर जवाब देना नहीं छोड़ेगी। बहुत बुरा लगता था। अब वो बच्चों के साथ मिलकर मेरे ही विरुद्ध हो जाती थी। वो कहती थी कि वो अब इस बात की तो आदत डालेगी ही नहीं कि वो चुप करके सुन लेगी। हालांकि उसकी आदत तो पड़ गई थी। मुझे हंसी आ गई और साथ में खांसी भी आ गई। पास बैठी बेटी बोली, पापा क्या हुआ। अब क्या होना है बेटी। वो मुझे ऐसे हताश निराश देखकर हैरान सी थी। चलिए आप सामने होटल के कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, आराम नहीं करना मुझे। तुम्हारी माँ के पास बैठा दो थोड़ी देर के लिए, कुछ पल बिता लूँ उसके साथ। मन छटपटा रहा है। कैसा समय है, क्या मालूम पहले मेरा ही आ जाए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी ज़रूरत है। मेरी लाड़ों का चेहरा पहले तो कुमलाया हुआ था, अब तो आंसू भर आए थे दोनों आंखों में। ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी माँ की है। वो इस परिवार को मजबूती से बांधे हुए थी। अब देखना कुछ नहीं बचेगा। पेड़ की जब जड़ें खत्म हो जाएं तो पेड़ जिंदा कहाँ बचता है। गला भर आया मेरा। शारदा, नहीं रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। बेटी का हाथ पकड़कर रोना चाहता था, लेकिन कैसे रो सकता था। शारदा मेरे सामने थी, नकली सांसों पर उधार बची हुई सांसें पूरा करती हुई। उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने हरकत की। उसके हाथ की ठंडी उंगलियों ने मेरी हथेली को जकड़ सा लिया। ये पहली बार छुअन का एहसास जैसा था। उसने ऐसे उंगलियां जकड़ ली थीं। मन ही मन शारदा से बात करने लगा। शारदा, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा। बस यही दुआ मांग रहा हूँ कि अगर कोई अगला जन्म कोई होता है तो फिर से तुमको ही जीवन साथी पाऊँ और इस जन्म का सारा उधार चुकता करूँ। शारदा का हाथ पकड़े पकड़े ना जाने कब नींद आ गई। सपने में वो मेरे सामने खड़ी थी। नहीं नहीं, न यौवना नहीं, न वधू भी नहीं, मेरे बच्चों की माँ जो सिसक रही थी, अंधेरे पिछले कमरे में अपनी बेटियों का हाथ थामे। सिसकियों की आवाज़ खामोश थी, लेकिन उसका क्रंदन मैं सुन पा रहा था। सपने में बेटियां माँ से ना जाने की जिद कर रही थीं और माँ उनसे सब्र करने को कह रही थी। हाथ जोड़कर कातर नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोली, सुनो जी, मुझे जाने दो, मत बांधो मोह में। आपकी इजाज़त बिना कभी कहीं नहीं गई हूँ, पर आज जाने दो ना मुझे अपनी हामी भरकर, वरना झगड़ कर जाना होगा मुझे। और मैं भी उसके जुड़े कांपते हाथों को थाम वहीं खड़ा रह गया।
और अचानक मेरी नींद टूट गई। खिड़की से दिखते आसमान में घने बादल थे और मैं पसीने से नहाया हुआ देख रहा था, सपने का सच जैसा लगना। उसके बिस्तर के पास नर्स उसका बुखार नाप रही थी। नाड़ी धीमी चल रही थी। शारदा को स्पॉन्ज किया जाना था। मुझे डॉक्टर ने बाहर जाने का इशारा किया। आईसीयू के विजिटिंग कक्ष में मेरा बेटा 3 कुर्सी मिलाकर सोया हुआ था। बाकी सब शायद घर जा चुके थे या रेस्ट रूम में थे। माँ की अंतिम रात है निश्चित जानकर कुछ सदस्य घर जाकर उसके अंतिम प्रस्थान की तैयारी के लिए वापस चले गए थे। पत्नी का स्पंज किया जा चुका था। एम्बुलेंस आती होगी। जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाएगा कुछ क्षण ही सांसें साथ देंगी, फिर डोर से टूटकर शारदा की रूह दूर आसमान में उड़ती चली जाएगी, हमसे बहुत दूर। बहू ने डॉर्मेट्री से आकर बड़े बेटे को जगाया। सुनो, सब बिल पेमेंट कराओ। पापा चाय पियेंगे? मेरे पास आकर बहू रानी बोली। एकदम से शारदा के हाथ की बनी चाय का स्वाद याद आ गया। नहीं, अभी पिछले सप्ताह इसी बहू ने आंगन में खड़े होकर चिल्लाकर कहा था ना, मुझसे नहीं बनती सुबह उठकर इनके लिए चाय वाय। आज कितना मीठा बोल रही थी बहू। असलियत सबकी मैं भी जानता था, लेकिन अब पहचान भी रहा था। शारदा, किनके साथ छोड़कर जा रही हो मुझे? नहीं रह सकूंगा ज़्यादा दिन तुम्हारे बिन। एम्बुलेंस में शारदा को लिटाया जा रहा था। मैं भी साथ जाकर बैठ गया। बेटे ने साथ बैठना चाहा तो मैंने इशारे से मना कर दिया। बेटा ड्राइवर के साथ बैठ गया। सब लोग और रिश्तेदार भी मैदानता आ गए थे सुबह सुबह। घर में सबको सूचना मिल चुकी थी। सब रिश्ते नातेदारों को खबर दी जा चुकी थी और अंधेरी सड़क पर मुंह अंधेरे मैं उसके साथ आखिरी सफ़र पर जा रहा था। अचानक उसकी पलकें हल्की सी टिमटिमा कर खुलीं। उसने मुझे देखा, होंठ कुछ बुदबुदाए और मुस्कुराए। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया और उसके चेहरे पर हाथ फिराकर कहा, घर चलोगी ना? कोई जवाब नहीं आया। आंखें झपकीं और फिर एक खामोशी पसर गई, हर तरफ, मेरे भीतर भी और बाहर भी। सुबह 8 बजे हम 170 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर पहुंच गए थे, जो कभी हम दोनों का घर था और आज अजनबी सा घर लगा। हम तो अब उस घर के कोने में फालतू सामान जैसे थे शायद। सब अपना कसूर लग रहा था मुझे। मैंने ही उसकी कदर ना की कभी। मैंने ही हमेशा उसको एक देह, एक दासी से ज़्यादा दर्जा न दिया। उसने कभी बच्चों को पिता के सामने बोलने की इजाज़त नहीं दी थी, फिर भी बच्चे हमारे विरुद्ध हो गए थे। उसने कभी बहुओं को दहेज का ताना नहीं मारा, फिर भी वो कभी बेटियां न बनी। उसने कभी बेटियों को मन मर्जी ना करने दी, फिर भी वो उसकी प्रतिच्छाया बन गई। उसने कभी दामादों को विशेष दर्जा न दिया, फिर भी उन्होंने उसको बेटों सरीखा मान दिया। मैं कहाँ था इन सबके मध्य? सबके मध्य मैं ही तो अकेला था। सब व्यस्त थे अपने अपने हिस्से का दुख लेकर और मैं बौराया सा घूम रहा था। डॉक्टर वेंटिलेटर हटा रहे थे, रिश्तेदार दान पुण्य करा रहे थे। मुझे सामने आकर खड़ा होने को कहा ताकि अगले जन्म भी मेरा साथ मिले, लेकिन मैंने उसके सिरहाने खड़े होकर उसको मन ही मन कहा, जा शारदा, अब कभी मत आना मेरी ज़िंदगी में। नहीं है मेरे पास कुछ भी, लेकिन तू तो जाते जाते भी मुझे भर गई यादों से। और अगर आना भी मेरी ज़िंदगी में तो पति बनकर आना। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ इस जन्म में की गई गलतियों का। और आंखें सबके सामने बरस ना जाएं, इसलिए अपने कमरे में चला आया। मेरी आत्मा छटपटा कर देह में अंतर यात्रा कर रही थी और बाहर उसकी देह आत्मा से विलग होकर अंतिम यात्रा की तैयारी। अभी आप सुन रहे थे नीलिमा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अंतर यात्रा। एक पति एक पुरुष की स्वीकारोक्ति। अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी के साथ बिताए गए 60 वर्षों की यात्रा का पश्चाताप करते हुए आंतरिक वर्णन। आशा करती हूँ ये मर्मस्पर्शी कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए और साहित्य प्रेमियों से शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।